इस अगस्त हाउस के वक्ताओं के चर्चाएं सुन रहा था। मैं बोलना चाहता हूं, थोड़ा मुझे समय दिया जाए। एक पुलिस अधिकारी का जिसने 37.5 बरस वर्दी पहनी, और मैं जो बोलूंगा वो केवल तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, ये शिनाख्त शब्द जो है अंग्रेजी में आइडेंटिफिकेशन, ये सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट से निकला है, और इसके तहत जो शब्द है पर्सन्स एंड एनीथिंग, एनीथिंग पहले आदमी का शिनाख्त होता है और माल का भी शिनाख्त होता है। मैं इस पर एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगा, और वो शेर था, मैं एक जिले में एसएसपी था, एक बड़ी चोरी हुई और चोरी के बाद रिकवरी हुई, अच्छी रिकवरी हुई, और उस रिकवरी में हम लोगों को सम्मानित किया। खान साहब थे और वो बड़े खुश हुए, उनका पूरा सामान रिकवर हो गया। उन्होंने एक शेर कहा हम लोगों को सम्मानित करने में, या खुदा किसी के घर में चोरी ना हो, या खुदा किसी के घर में चोरी ना हो, और चोरी हो जाए तो रिकवरी ना हो। तो ये उन्होंने इसलिए कहा कि रिकवरी का आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि रिकवरी हुई लेकिन वो उसके हाथ में नहीं आ रही। इसी तरह से महोदय, जो आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न है, ये 9 सितंबर 2020 को ये एक्ट आया था, और जो अब तक चलता रहा, जिसे एक्ट नंबर 33 ऑफ 1920 कहा जाता है। इस अधिनियम में, इस पुराने अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 1 वर्ष या उससे अधिक कारावास में दंडनीय किसी अपराधी को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस अधिकारी उसका फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट इंप्रेशन ले सकता है, और फोटो लेना है तो मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। महोदय, केवल 3 था, फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट और फोटोग्राफ। लेकिन इधर जो प्रगति हुई, टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी इतनी आई कि अपराधियों ने भी नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया अपराध करने में। जब हम सेवा में आए तो कट्टा मिल जाता था, कभी कभी 12 बोर गन मिल जाए, फैक्ट्री मेड 315 बोर राइफल मिल जाए, तो हम लोग समझते थे बहुत बड़ा हथियार मिल गया। लेकिन इसी सेवा में RDX भी देखा, चाइनीज ग्रेनेड भी देखा, AK-47, G3, ये तमाम चीजें जो आई, और साइबर क्राइम 2000 के पहले को कोई नाम नहीं जानता था। साइबर क्राइम क्या है? हेरोइन, मार्फिन कोई नहीं जानता था, गांजा चरस के बारे में जानते थे, इसके बारे में। तो ये मेरा कहना है कि जिस तरह से अपराधियों ने नई नई तकनीकी का इस्तेमाल किया, इसलिए वो जो कानून था 1920 का, वो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी, और मैं इसलिए ये कानून लाया। महोदय, ये जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं। महोदय, मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहूंगा, और उसमें किस तरह से इस देश को टेरराइज किया गया। मैं उत्तर प्रदेश में सेवा में था। 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुए, लखनऊ, अयोध्या और बनारस, मारे गए 1.5 दर्जन लोग। और उसके बाद जब ये घटना हुई, उसके 2 मिनट पहले टेरर मेल आया मीडिया को, हम ब्लास्ट करने जा रहे हैं, जो करना हो कर लो। और उस टेरर मेल में यह भी कहा गया कि हमने श्रमजीवी ब्लास्ट किया है, हमने दिल्ली ब्लास्ट किया है, सरोजनी नगर ब्लास्ट किया है। उसी घटना में और बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट हुआ था 11 जुलाई 2006, जिसमें 209 लोग मारे गए थे। महोदय, ये ऐसी घटना थी जिसने हिला कर रख दिया था, और वो टेरर मेल लिखित में आया और उससे पूरे देश को हिलाने का प्रयास किया गया। अभी मैं अपने कुछ मित्रों का सुन रहा था, और ये कहा जा रहा था कि साहब इसका मिसयूज होगा। महोदय, उस पार्टी को कहने का हक नहीं है जो आतंकवादियों के 15 केसेज उत्तर प्रदेश में वापस लेती है।
कोई हक नहीं उनको कहने का। महोदय, मैं उसका भुक्तभोगी हूं, आज पार्लियामेंट में खड़ा हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आज मौका मिलेगा। आज मैं बोलूंगा उस पर और तथ्यों पर बोलूंगा। महोदय, उस कचहरी ब्लास्ट केस में हमने गिरफ्तार किया आतंकवादी 18 मई 2013 को। वो आतंकवादी लखनऊ से गए थे फैजाबाद, कोर्ट्स में ट्रायल के बाद लौट रहे थे, एक को लू लग गई, खालिद मुजाहिद फौजी का आतंकवादी, और बाराबंकी आते आते डेथ हो गई। मैं उस समय डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, डीजीपी के पद से हटा दिया गया था, और उस पार्टी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे खिलाफ बाराबंकी कोतवाली में 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया गया था मेरे खिलाफ, और मेरे साथ डीजी थे रिटायर्ड विक्रम सिंह। जी हाँ, ये जरा सुनने का मादा भी रखिए साहब। और वो जो मुकदमा कायम किया गया, जेल भेजने का प्रयास किया गया मुझे, क्या था? तुष्टीकरण के राजनीति, ब्रजलाल को जेल भेज दो तो ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट पूरा पूरा मिल जाएगा। ये चीजें हुई, और वो पार्टी जिसने सीआरपी केस हुआ था, वो घटना मैं ही था उस समय प्रदेश का एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। रामपुर सीआरपीएफ पर हमारे 7 जवान मारे गए थे। 31 दिसंबर बटे 1 जनवरी 2008 की रात में हुआ था। AK-47 से हमला हुआ था, और हमारे निर्देशन में इंडिया कमांडर लश्कर तोयबा का हाफिज सईद का मैं लाया था। दोनों पाकिस्तानी फिदाइन मोहम्मद फारूक, इमरान लोकल मैन, और ला करके हमने चार्जशीट लगाई, RDX मिला, AK-47 मिला, और वो जो समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उस केस को भी वापस लिया गया। मैं हाईकोर्ट इलाहाबाद को मैं सलाम करता हूं। हाईकोर्ट ने जानते क्या कहा था? महोदय, आप कौन होते हैं केस वापस लेने वाले? आप कौन कह रहे हैं कि निर्दोष है? दोषी और निर्दोष तय करेगा कोर्ट। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक कमेंट था कि आज आप केस वापस ले रहे हो, कल को उनको पद्म विभूषण दे दोगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। और वो सीआरपीएफ अटैक का केस जो सरकार ने वापस लिया था, उसमें 4 को फांसी की सजा हो गई, एक को आजीवन कारावास हो गया, एक को 10 साल से। तो महोदय, ये जो बात करते हैं कि दुरुपयोग होगा, फला होगा, इनको ये दुरुपयोग और सदुपयोग कहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो ऐसे उसकी जरूरत थी, क्योंकि अभी मैं देख रहा था, एक साहब ने कहा कि बड़ा दुरुपयोग होगा दिल्ली के। महोदय, इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने याकूब मेमन और अफजल गुरु को फांसी दे, जब सजा दी गई तो उस फांसी को सजा को रोकने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। वो पार्टियां आज का रही है दुरुपयोग होगा। फांसी की सजा जिसको सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है, जो लटकने जा रहा है, और उसके पक्ष में खड़े हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करने वाले। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इस पार्लियामेंट पर अटैक का महोदय, और पार्लियामेंट अटैक के जब होता है उस मुलजिम को सजा होती है, तो ये पार्टियां तमाम ऐसी हैं जो दस्तखत करके रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था उनको छुड़वाने के लिए। इसलिए महोदय, ये जो कहा गया दुरुपयोग होगा, ये दुरुपयोग नहीं, वो पार्टियां बोल रही हैं जो हमेशा इसका दुरुपयोग करती रही। महोदय, एक एक्ट था, हमने उसका काफी प्रयोग किया है, वो होता था टाडा, और टाडा नहीं होता तो आज पंजाब खालिस्तान होता। महोदय, मैंने वो भी आतंकवाद झेले हैं, ऐसे जिले में था। और जब उसकी उपयोगिता खत्म हो गई, जब कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा था, कश्मीरी पंडित भगा दिए गए थे, उनके मर्डर्स हो रहे थे, तो पार्लियामेंट में हमारी जो उसमें सबसे बड़ी पार्टी देश की थी, उसको लोग लेट गए कि टाडा वापस ले लो, और टाडा वापस लिया गया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो जब आए तो क्या लाए? पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और उसको भी 2004 में वापस लिया गया। अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक मित्र
आरजेडी के, वो कह रहे थे साहब दुरुपयोग होगा। अरे वो पार्टी बोल रही है जिसने गोधरा दंगे को दूसरा रूप दे दिया था, उसका परिदृश्य बदल दिया था। महोदय, 27 फरवरी 2002 साबरमती एक्सप्रेस, साबरमती फैक्ट पर बोल रहा हूँ। 27 दिसंबर 2002 गोधरा में ट्रेन गई, साबरमती एक्सप्रेस, कोच नंबर 6। और करेंगे तो मैं और महोदय उसमें जला दिया गया पेट्रोल से 1 ग्राम भक्तों को जला दिया गया। प्लीज महोदय उसके बाद एक रेल मंत्री हुए 2004 में, प्लीज आरजेडी के थे, उन्होंने आफ्टर हिमालय यूसी बनर्जी आयोग बनाया। You cannot force chair to give. Let him speak. I will give him opportunity. Let him finish his speech. 2015 को 17 जनवरी 2000 बोल लेने के बाद मैं कह रहा हूँ क्या बोल रहे हैं प्लीज। और वो रिपोर्ट क्या था कि साहब ये आग तो एक्सीडेंटल है, आग ये लगाई नहीं गई है। साधु लोग थे, चिलम पी रहे थे, उसको अहमदाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया, पार्लियामेंट में पेश नहीं हो पाया और वो अल्टीमेटली उस केस में गोधरा में फांसी की सजा हुई। और आज हम तो महोदय टेररिज्म इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करना हूं कि उनके राज में अपराध को, आतंकवाद को पूरी जड़ समेत उसको खत्म करने का निर्णय लिया गया। महोदय मैं एटीएस चीफ रहा 4.5 साल उत्तर प्रदेश का। महोदय यहां पर इंडियन मुजाहिदीन उन्होंने क्या किया था, फंडिंग करने के लिए यहां व्यापारियों के अपहरण किए गए थे, आतंकवाद के फंडिंग जो मेंबर है। महोदय 2 घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। 12 नवंबर 2000 को राजकोट से भास्कर परेशान लोग की किडनैपिंग की गई, करोड़ों रुपए लिए गए और उसको इंडियन मुजाहिदीन की फंडिंग हुई। 25 जुलाई 2001 को किडनैपिंग हुआ पार्थो प्रतिम राय बर्मन, खादिम सूज के मालिक थे। महोदय उनका किडनैपिंग हुआ, रैंसम के लिए हैदराबाद में हवाला से 3 करोड़ 75 लाख ले लिए गए थे और उस 3 करोड़ 75 लाख में से $1 लाख पाकिस्तान के आतंकवादी मोहम्मद सईद से हाफिज सईद का गुर्गा, उस $1 लाख भेजा गया था मोहम्मद अत्ता ऑफ इजिप्ट, अल कायदा का, जिसने अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला करके ध्वस्त कर दिया गया था। तो महोदय इस देश में आज का नहीं है, आतंकवादी जो किडनैपिंग के लिए फंडिंग होते हैं, आतंकवाद हुआ, अहमदाबाद ब्लास्ट हुआ महोदय, मैं तो उस सब केस से जुड़ा हूं, कचहरी ब्लास्ट हुआ, संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, शीतला घाट ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट हुआ, बटला हाउस हुआ, ये तमाम घटनाएं कांग्रेस के रिजीम में होती रही और आज को नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार का इकबाल है और जब सरकार का इकबाल होता है तब ऐसी घटनाएं महोदय रुकती हैं। तो ये घटनाएं, और मैं जानना चाहूंगा बटला हाउस जब हुआ, मैं एक पार्टी और कहूंगा, बंगाल की पार्टी, प्लीज जब बटला हाउस हुआ, MC शर्मा मारे गए, इंस्पेक्टर शर्मा, और 2 आतंकवादी मारे गए थे, आतिफ अमीन इंडियन मुजाहिदीन का नॉर्थ ईस्ट कमांडर था महोदय, आजमगढ़ का। वो आजमगढ़ मॉड्यूल 25 लोग पाकिस्तान में ट्रेंड थे। आतिफ अमीन मोहम्मद साजिद मारे गए थे, सैफ गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद हंगामा मच गया क्योंकि एक साजाद था, उसको मैंने गिरफ्तार करके आजमगढ़ से
दिया था, जिसको दिल्ली कोर्ट ने आजम कारावास की सजा दे दी। और ऐसे केसेस में आंसू बहाए जा रहे थे। 15 मिनट का समय पार्टी ने दिया था आजमगढ़ को, हमारे कांग्रेस के नेता 15 मिनट का समय दिया था आपका। एक हमारे कांग्रेस के नेता, उन्होंने आजमगढ़ को उन आतंकवादियों के घरों को तीर्थ स्थल बना दिया था। वहां जा करके वहां से गुमराह करके लोगों को दिल्ली भेज करके प्रदर्शन कराए जा रहे थे। और एक नेता और कांग्रेस के थे, पार्टी वो गए थे 11 फरवरी 2012 और ये कहा था बटला हाउस की तस्वीर देख करके उनकी नेता के आंखों से आंसू गिर रहे थे। आज ये पार्टी के लोग ये कह रहे हैं दुरुपयोग होगा। महोदय, ये कानून आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो गए हैं, अगर हम हाईटेक नहीं होंगे तो उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे महोदय। इसलिए ये जो बिल है ये बहुत जरूरी है। इसमें कहीं किसी का मानवाधिकार का हनन नहीं है। और आज की परिस्थितियों को देखते हुए और आज के रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये एक्ट पास होना चाहिए, क्योंकि जितने ये चीजें पैरामीटर्स हैं जो मेजरमेंट की श्रेणी में लाए गए हैं आज से अपराधों से लड़ने के लिए, वो जरूरी है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का और अपने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आभारी हूं कि इस एक्ट को लाया गया और आज पास होगा। और ये नरेंद्र मोदी जी का सपना जो है, इस देश को अपराधियों से, आतंकवादियों से, नक्सलाइट से मुक्त किया जाएगा। और मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। और ये सपोर्ट करने के बाद अभी कहा जा रहा था कि साहब इसमें कन्विक्शन रेट में कमी आएगी। महोदय, कन्विक्शन रेट आप देखिएगा बढ़ेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है। और साइंटिफिक एविडेंस जो होता है वो झूठ नहीं बोलता। आदमी झूठ बोलता है, परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती, फैक्ट झूठ नहीं बोलते। इसलिए इस एक्ट से हमारा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता